सो मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिया और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन। ये नया टॉपिक है आज, पर क्वांटम नंबर्स थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, सो क्वांटम नंबर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैं फिर से बता देती हूँ। 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पूरी बिहेवियर के बारे में, उसकी एनर्जी, उसकी कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में, तो सारा कुछ वो क्वांटम नंबर्स बताते हैं। और क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, एन, एल, एम एंड एस, जिसमें से कि 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं दे आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो एन, एल और एम, ये 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। जबकि चौथा क्वांटम नंबर जो है एस, स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के का सॉल्यूशन नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एल एंड एम। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। पॉली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये वैसे मेरे पास थी इसकी, चलो ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि उस दिन भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर चारों के चारों, अगर 3 सेम है, यानी एन सेम है, एल सेम है, एम सेम है, तो एस मस्ट बी डिफरेंट। तो एस डिफरेंट होना चाहिए, एस सेम नहीं हो सकता। एस अगर +1/2 है तो दूसरा -1/2 होना चाहिए। मेरे पास अब 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने चैट बॉक्स में लगा दी है अटेंडेंस? यस मैम। हाँ, सभी प्लीज लगा दें, राइट। सो एस मस्ट बी डिफरेंट, तो उसको हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसके बेसिस पे, जैसे मैं उस दिन आपको समझा भी रही थी कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एन सेम हो सकता है, एल भी सेम हो सकता है, एम भी सेम हो सकता है, बट एस मस्ट बी डिफरेंट। एस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसका मतलब है एस की या तो +1 वैल्यू होगी या -1 होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की +1/2 नहीं हो सकती, -1/2 -1/2 नहीं हो सकती। एक की +1/2, दूसरी की -1/2। दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसी के बेसिस पे पॉलीज की एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक और डेफिनेशन आती है, जो कि है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। यानी कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल के अंदर। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं, या नहीं हो सकता, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और वो भी उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा, मैं ये स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। आज मेरा नाम क्या है? हाँ जी, सो ये है जी आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वेव फंक्शन, पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी, राइट, सिंपल इक्वेशन की थी। फिर हमने उसकी हाइड्रोजन वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम भी की थी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम आगे करने जा रहे हैं वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए, सो वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट। बेटा ये कोई स्क्रीन के ऊपर, सॉरी मैंने स्टॉप कर दी, स्क्रीन के ऊपर कोई लिखना शुरू हो गया था, डोंट डू दैट प्लीज।
ओहो, एक मिनट मेरे को सेटिंग कर लेने दो। हाँ जी, हाँ जी। सो यहाँ पे हम थे। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज, तो ये वाली एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, हाँ जी, मेरा माउस काम नहीं कर रहा। हाँ, सो मेरा एरो दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है ये बेटा? Yes, ma'am. ऑल राइट, ऑल राइट। Yes, ma'am. तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स वाई जी की फॉर्म में, राइट, इन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स। सो ये हमने ऑलरेडी की हुई है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, जिसमें यहाँ पे E माइनस वी था, लेकिन V जो है पोटेंशियल एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि होती है माइनस जी ई स्क्वायर बाय आर। तो ये हम ऑलरेडी इक्वेशन कर चुके हैं। अब इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो इस हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि अगर हम इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें। सो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर, थीटा एंड फाई। जैसे एक्स वाई जी थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर, थीटा एंड फाई। R for distance, theta and phi are angular this coordinates, right? तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये इक्वेशन होगी, लिख लो अपनी कॉपीज पे सभी बच्चे, मैं बोलती हूँ। सो दिस इज 1 by r square curly by curly r square curly psi over curly r plus 1 by r square sin theta curly by curly theta into sin theta curly psi by curly theta plus 1 by r square sin square theta curly square psi by curly phi square। सबके देखो सिंबल्स के डिफरेंट है, प्लस 8 pi square mu by h square into e minus v psi equal to 0। बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, क्यों भाई? बड़ी सिंपल इक्वेशन थी, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको लिख के याद करोगे आपको याद हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है भाई? Yes, ma'am. हाँ, जवाब दिया करो भाई, देते नहीं हो आप लोग जवाब। सो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको इसी तरीके से आपने लिखना है, 2-3 बार अगर आप लिखोगे कॉपी के ऊपर तो आपको याद हो जाएगी। सो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, राइट? वेयर अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे m था, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है म्यू। Now what is mu? Mu is a reduced mass. Mu क्या है? Mu is, so mu is reduced mass. So please इसको लिख लो, mu is reduced mass। यहाँ पे जो m है that is the mass of electron only, right? लेकिन यहाँ पे mu is equal to reduced mass। सो रिड्यूस्ड मास को निकालने का फॉर्मूला ये होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है? वेयर m1 क्या है? m1 इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। m1 इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 इज मास ऑफ न्यूक्लियस। आगे चलूं, नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. ओके, चलिए अगला है। Yes, ma'am. Yes, ओके, सो अगला है अब इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, सो ये जो इक्वेशन है इट कैन बी सॉल्व्ड, हाँ जी,
हाँ, मैंने चैट सेव कर दी है, अब सब बच्चों ने अटेंडेंस लगा दी होगी आई थिंक। चलो, सो दिस इक्वेशन जो हमने अभी पोलर इक्वेशन ऊपर शेयर की है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स r, थीटा एंड फाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल इक्वेशन है, इसको आप सिंपल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसके ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, वेरिएबल्स हैं r, थीटा, फाई, इनको हमें सेपरेट करना होगा। तो द solutions psi, r, theta, phi may be assumed to be a product of three functions। तो ये माना जाता है कि ये जो वेव फंक्शन है psi, ये टोटल वेव फंक्शन है। ये जो हमने psi वेव फंक्शन लिखा है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, दिस इज टोटल वेव फंक्शन psi, ठीक है, जो कि r, थीटा और phi के फंक्शंस हैं। It can be assumed to be a product of three functions। So ये माना जाता है कि ये वाला जो वेव फंक्शन है, it is a product of three wave functions, r, theta and phi। ये r वेव फंक्शन है, ये थीटा वेव फंक्शन है, ये phi वेव फंक्शन है, ठीक है। So जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, so that means this psi is a total wave function which is equal to a product of these three wave functions। r यानी कि r वेव फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r वेव फंक्शन है कैपिटल, स्मॉल r जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। थीटा ये भी एक वेव फंक्शन है, जिसमें कि थीटा जो है, छोटा थीटा जो है ये वेरिएबल है। इसी तरह से ये वाला फाई जो है ये वेव फंक्शन है, जो छोटा फाई है वो वेरिएबल है, ठीक है। सो ये जो टोटल वेव फंक्शन साई है, इट इज एक्चुअली a product of three wave functions r, theta and phi, ठीक है। चलो, so next, where, यहां से आप देखिए, where psi is known as total wave function, r is radial wave function, r को हम क्या बोलेंगे, radial wave function, and the other two are angular wave function। यानी कि ये वाला जो वेव फंक्शन है ये रेडियल वेव फंक्शन है, जबकि ये वाले दो जो हैं इनको हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। द रेडियल वेव फंक्शन r इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल r। स्मॉल r मतलब विच इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो छोटा r है ये डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। अभी 27 बच्चे थे, अब 26 रह गए हैं, एक बच्चा लीव कर गया। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, यानी कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं थीटा और फाई, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता रेडियल वेव फंक्शन। देयरफॉर आर डील्स, यानी कि रेडियल वेव फंक्शन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो रेडियल वेव फंक्शन है ये डील करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ आर, यानी कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डील करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, राइट। एंड इट डिपेंड्स ऑन टू क्वांटम नंबर्स, और ये जो r है रेडियल वेव फंक्शन है r, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन टू क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो ये जो रेडियल वेव फंक्शन है ये दो क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर एंड l के ऊपर, एंड कैन बी डिनोटेड एज r के पैरों में लिखना है, छोटा n छोटा l। सो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तीनों तरीके हैं रेडियल वेव फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। तो रेडियल वेव फंक्शन सिंपली आप ऐसे लिख लो चाहे, या r के पैरों में क्वांटम नंबर्स लिख दो, या सिंपली हम उसको r n l ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ये रेडियल वेव फंक्शन है। नाउ द रेडियल वेव फंक्शंस फॉर ऑल s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल।
जितने भी रेडियल फंक्शंस होंगे एस ऑर्बिटल के लिए वो सारे के सारे स्फेरिकल होंगे, वो आगे हम शेप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेयर एज जो थीटा है, थीटा वेव फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। आर वेव फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है एन और एल के ऊपर, जबकि थीटा वेव फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है एल एंड एम क्वांटम नंबर्स के ऊपर। आपको बताया था ना मैंने 4 क्वांटम नंबर एन, एल, एम एंड एस। इसमें से एन और एल क्वांटम नंबर जो हैं रेडियल वेव फंक्शन उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो थीटा वाला फंक्शन है थीटा, वो एल और एम के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फाई वाला वेव फंक्शन है वो सिर्फ एम के ऊपर डिपेंड करता है। सो फाई वेव फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन एम, क्वांटम नंबर एम, राइट। इतना समझ में आ गया? सो आगे चलते हैं। क्या हो रहा है? हाँ जी, सो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो इस स्लाइड में 10, इसका मतलब है कि ये जो साई वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, ये जो साई वेव फंक्शन है इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई। ये टोटल वेव फंक्शन है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। थीटा एंड फाई, इन दोनों को हम बोलते हैं एंगुलर। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 वेव फंक्शन आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। तो इन तीनों वेव फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल वेव फंक्शन साई आएगा, ठीक है। चलिए, सो इसका मतलब है वेव फंक्शन साई is a product of 3 wave function and R is called radial wave function and theta and phi are called angular wave function. So ये टोटल वेव फंक्शन है। टोटल वेव फंक्शन में से जो R वाला पार्ट है उसको रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं, और जो थीटा एंड फाई वाला पार्ट है उसको हम कंबाइन, कलेक्टिवली, दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं इट इज एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। Thus solution of wave function can be expressed as, इसका वेव फंक्शन के सोल्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस तरीके से, दोबारा देखो, राइट, ये देखो। सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये है टोटल वेव फंक्शन, जिसमें यहाँ पे आपने अब इसको क्वांटम नंबर भी लिख दिए, यानी कि रेडियल वेव फंक्शन जो है वो एन और एल क्वांटम नंबर के डिपेंड करता है, थीटा वेव फंक्शन जो है एल और एम के ऊपर डिपेंड करता है, फाई वेव फंक्शन जो है वो एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आर है उसको हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन, जो थीटा और फाई हैं दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? which gives the distribution of electron as a function of the distance r from the nucleus and depends on n and l. So ये definition है what is radial wave function. So radial wave function क्या है? which gives the distribution of electron as a function of the distance r from the nucleus and it depends upon quantum number n and l. So radial wave function is equal to, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आर एन एल फंक्शन ऑफ आर। यहाँ पे छोटा आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी तरीके से आप एंगुलर वेव फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। व्हाट इज एंगुलर वेव फंक्शन? एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन गिवन बाय थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई जो है ये एंगल्स हैं, एंगल, तो ये एंगुलर डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, किसी ऑर्बिटल की। एंड इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो थीटा और फाई जो हैं ये वेव फंक्शंस आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएंगे कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, डम्बल शेप है, डबल डम्बल शेप है, कैसी है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल एंड एम।
तो एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो एल और एम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें थीटा वाला जो है वो एल और एम को के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि फाई वाला जो है वो सिर्फ एम के ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों को इकट्ठा हम लिखते हैं वाई थीटा फाई। आई होप इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। सो यानी कि अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साई आर थीटा साई यानी कि विच इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर इंटू वाई थीटा फाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एंगुलर वेव फंक्शन विच इज इक्वल टू वाई। सो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये दोनों एंगुलर वेव फंक्शन बताते हैं, तो इन दोनों का नामकरण हमने कर दिया वाई थीटा फाई। यानी कि ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है वाई, ये थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो दैट मीन्स कंप्लीट वेव फंक्शन represents an orbital in which the radial part gives its size and angular part determines its shape। यानी कि जो टोटल कंप्लीट वेव फंक्शन है वो एक ऑर्बिटल बताता है। यानी कि ये जो साई है, ये कंप्लीट वेव फंक्शन जो है ये हमें क्या बताता है? ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। यानी कि इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल की जानकारी देगा, जिसमें से जो रेडियल वाला पार्ट है वो हमें उसका साइज बताएगा, साइज, और जो एंगुलर वाला पार्ट है वो हमें उसकी शेप बताएगा। समझ में आया? सो साई वेव फंक्शन जो है ये कंप्लीट वेव फंक्शन है, जिसमें रेडियल पार्ट भी है, एंगुलर पार्ट भी है। रेडियल पार्ट हमें साइज बताएगा, ऑर्बिटल का साइज, कि वो ऑर्बिटल कितना बड़ा है, और जो एंगुलर पार्ट है वो हमें उसकी शेप बताएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये है उसका रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। ठीक है, और ये आपको सारी की सारी इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो सिंपल वाली इक्वेशंस आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां ले आती हूँ कैमरा। हाँ जी। सो रेडियल पार्ट ये कहां से आया? अब वही जो हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है, ये रेडियल पार्ट है, ये देखो लिखा हुआ है, ये रेडियल पार्ट रेडियल वेव फंक्शन से आया। जो एंगुलर पार्ट है वो एंगुलर वेव फंक्शन से आया, वाई थीटा फाई, यानी कि जो कि था थीटा विच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है। सो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट निकालें, 1s, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे वो बताना चाहिए था आपको, क्वांटम नंबर्स जब हमने किए थे, कि हम लोग कैसे एन, एल और एस, एम, एस की वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, और मैं कहती हूं इस 1s ऑर्बिटल के लिए मुझे बताओ इसकी n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, और m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे बेटा? ये जो ऑर्बिटल का ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर, ये जो नंबर लिखा होता है, दिस इज n। ये जो नंबर है ये n है। जो s p d f लिखा होगा वो आपको l की वैल्यू बताएगा, और जो m की वैल्यू है वो l के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि इस केस में अगर मैं आपको कहूं कि 1s का n, l, m लिखो, तो 1s का n है 1, 1s का l है 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू होती है 0। मैं फिर से लिख देती हूं, l 0 का मतलब है s, 1 का मतलब है p, 2 का मतलब है d, 3 का मतलब है f, 4 का मतलब है g, एंड सो ऑन।
तो अगर s लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने l की वैल्यू लेनी है 0। अब क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है, -l से लेके +l, यानी कि m भी होगा 0। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, तो ये जो n और l लिखा है ये 1s के लिए लिखा है, तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। तो जब हमने इसकी इक्वेशन सॉल्व की तो सॉल्व करने के बाद जो रेडियल वेव फंक्शन आया हमारे पास, उसका आंसर आया वो ये है z या z डिवाइडेड बाय a0 रेस टू द a0 रेस टू द पावर 3/2। मैं दोबारा लिख के दिखा रही हूँ ये कैसे है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनटू 2 exp का मतलब है एक्सपोनेंट e रेस टू द पावर -z r/a0। ये है इसका आंसर। यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल की जो साइज होगा, 1s ऑर्बिटल का जो रेडियल वेव फंक्शन का आंसर आएगा वो ये है या ये है। मैंने इसी में ही लिख के दिखाया। इसी तरह से जब हम 2s ऑर्बिटल का n और l लेंगे, 2s है तो नेचुरली n की वैल्यू है 2, s की वैल्यू है 0, क्योंकि मैंने बोला आपको s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो उसका जब हम रेडियल पार्ट निकालेंगे, रेडियल वेव फंक्शन निकालेंगे, तो उसका आंसर ये आएगा। आपको इतना ये मुश्किल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। ये वाला याद कर लेना, ये वाला 1s। ठीक है, इसी तरह से जब आप 2p ऑर्बिटल का निकालेंगे तो 2p ऑर्बिटल के लिए n है 2 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो l हो गया 1, तो उसका ये वेव फंक्शन है। एंड सो ऑन, ये 3s के लिए, ये 3p के लिए, ये 3d के लिए। 3d, ठीक है, 3d का मतलब n हो गया 3, यानी कि जो भी नंबर है वो n की वैल्यू है, और d l के लिए जब 2 होता है, l जब 2 होता है तो उसकी वैल्यू होती है d, तो यानी कि d के लिए l की वैल्यू है 2, राइट। तो ये उसके रेडियल वेव फंक्शंस हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1s 2s वाले कर लेना। ठीक है, सो ये रेडियल वेव फंक्शन है। ये आपको हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसका साइज बताएंगे, और ये उसका आंसर आता है, ये उसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर पार्ट पे। जो एंगुलर पार्ट है, राइट, जिसको हम y थीटा फाई यानी थीटा इंटू फाई के साथ डिनोट करते हैं। मेरी क्लास कभी भी अब्रप्टली खत्म हो जाएगी, प्लीज इसको फटाफट कर लो। ये वाला जो एंगुलर पार्ट है, दिस इज फॉर 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल के लिए। जो एंगुलर पार्ट होता है, जो एंगुलर पार्ट है वो रेडियल पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जो 1s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट हो किसी के ऊपर, देखो यहाँ पे कोई थीटा फाई नहीं है। एंगुलर 1s के लिए, 2s के लिए, ठीक है, 3s के लिए यहाँ पे कोई थीटा फाई नहीं है, यहाँ पे कोई थीटा फाई नहीं है। इसका मतलब है जो s ऑर्बिटल है वो थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी एंगुलर पार्ट नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 1s के लिए भी, 2s के लिए भी वही कांस्टेंट वैल्यू है, 3s के लिए भी वही कांस्टेंट वैल्यू है, और वो थीटा फाई नहीं है, नहीं है यहाँ पे थीटा फाई। सो s ऑर्बिटल जो है उसमें एंगुलर पार्ट नहीं है, एंगुलर पार्ट इज नॉट देयर।
यानी कि s ऑर्बिटल विल डिपेंड ओनली ऑन रेडियल पार्ट, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सिमेट्रिकल है। s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। जबकि अगर हम p को देखें तो ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz के लिए। p के केस में थीटा और फाई आ गए, यानी कि जो p ऑर्बिटल है इट हैज 3m वैल्यूज। आपको याद होगा p के लिए l इक्वल टू 1 होता है, तो m की 3 वैल्यूज होती हैं, -1, 0 एंड +1। इसीलिए 2px, 2py, 2pz इसकी डायरेक्शंस होंगी, इसकी एंगुलर पार्ट है, राइट। सो px के केस में कांस्टेंट वैल्यू तीनों में सेम है, ये तीनों की कांस्टेंट वैल्यू सेम है, बट एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इस केस में साइन थीटा कॉस फाई है x के केस में, y के केस में साइन थीटा साइन फाई है और z के केस में कॉस थीटा है। समझ में आया आपको? जल्दी से बोलो क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह से अगर आप 3p में देखें तो 3px, ये 3py, ये 3pz। इस केस में भी देखो कांस्टेंट वैल्यू जो है तीनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों की कांस्टेंट वैल्यू सेम है, लेकिन एंगल में फर्क है। इसका साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, इसका कॉस थीटा। इसी तरह से जब आप d ऑर्बिटल्स में जाओगे तो d ऑर्बिटल्स में भी पांचों d ऑर्बिटल्स की एंगुलर पार्ट डिफरेंट होगा। लेकिन आप s के केस में देख रहे हो, s के केस में सारे s का एंगुलर पार्ट एक जैसा है और उसमें थीटा फाई नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, राइट। Yes, ma'am. आज इसका एंगुलर वेव फंक्शन, सो बंद करती हूँ, राइट। तो आज का थोड़ा डिफिकल्ट था टॉपिक, लेकिन बेटा अगर आप एक दो बार इसको पढ़ोगे, लिख के देखोगे इसकी इक्वेशंस, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, राइट। सो अभी सिर्फ देखो 23 बच्चे रह गए, 27 थे अब 23 रह गए, दिस इज नॉट गुड। सो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से तैयारी करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन एटम की पोलर कोऑर्डिनेट्स में है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं याद होगी। दूसरी बात फटाफट, जब पहले मीटिंग खत्म हो जाए उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, आपका बेटा प्रैक्टिकल भी दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल का दोनों का मेरे पास है। कैमराज ऑन करो प्लीज अपने, अगर निकल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैमराज ऑन करिए फटाफट। हाँ जी, आप दोनों क्लासेस का, मेडिकल के बच्चे हों चाहे नॉन मेडिकल के बच्चे हों, आप दोनों का प्रैक्टिकल मेरे साथ ही है, राइट। जो हमें डेज मिले हैं वो ऐसे हैं कि वेंसडे थर्सडे जो है आई थिंक नॉन मेडिकल है मेरे साथ, और फ्राइडे सैटरडे मेडिकल है। लेकिन मैं वेंसडे थर्सडे जो नॉन मेडिकल की क्लास है, मैं वेंसडे थर्सडे नहीं लूंगी। आपकी प्रैक्टिकल की क्लास मैं फ्राइडे सैटरडे मेडिकल के बच्चों के साथ लूंगी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका फ्राइडे सैटरडे फ्री है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वेंसडे थर्सडे फ्री हो जाएगा। मैं क्लब कर रही हूँ दोनों ग्रुप्स को, बिकॉज अभी बच्चे बहुत थोड़े हैं, अलग मतलब नहीं बन रहा, और वैसे भी ऑनलाइन लेना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा फ्राइडे सैटरडे को लूंगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो Yes, ma'am. बच्चे प्रैक्टिकल वाले, हाँ जी क्या बोलना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी कुछ बोलना चाहते हो, फटाफट बोलो। एनी प्रॉब्लम? पिछला प्रैक्टिकल नॉन मेडिकल वालों का लगा, तो उसमें जो करवाया वो हमें कैसे पता लगेगा? कैसे मतलब, क्या कह रहे हो? थोड़ा उसका पिछला प्रैक्टिकल बेटा मैंने अभी कुछ कराया ही नहीं अभी मैंने कुछ नहीं कराया, अभी मैंने कुछ नहीं कराया। पिछली बार जो मैंने क्लास ली थी
वेंसडे, मेरे ख्याल थर्सडे को ली थी, कॉलेज में ली थी, याद है जिन बच्चों ने अटेंड की थी? कॉलेज में मैंने ली थी, वेंसडे को ली थी, हाँ वेंसडे को ली थी। तो उस दिन मैंने सिर्फ बच्चों को ये बोला था कि हमारा सिलेबस क्या है, मैंने सिर्फ सिलेबस समझाया था और मैंने कहा था सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा पढ़ के आना, दैट्स इट। अभी मैंने कुछ नहीं कराया आगे। सो अब मैं फ्राइडे को आपकी क्लास लूंगी, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है। आप दोनों ने मेरा प्रैक्टिकल जो है वेंसडे थर्सडे को नहीं लगाना है, फ्राइडे सैटरडे को नॉन मेडिकल वाले बच्चों ने भी फ्राइडे सैटरडे को लगाना है 12:20 पे।